हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि फाइनेंशियल मार्केट और सर्विसेज का जो सब्जेक्ट है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी लास्ट अटेम्प्ट में जब बच्चों का था तो उसका मैराथन डाल दिया था। तो आपको मैराथन तो वही करना है, लेकिन मैंने उस बुक में साथ ही में कुछ चीज़ें ऐड ऑन करी हैं इस बार, जिसमें मैंने लर्निंग टिप्स भी दे दी कि आप बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है कि इसको कैसे किया जाए। तो उसको करने के लिए मैंने कुछ लर्निंग ट्रिक्स बताई थी। तो उन चीज़ों के बारे में अब मैं थोड़ा-सा शेयर करने जा रहा हूँ, जो आपको मेरी बुक्स में मिल जाएँगी अगर आपको डिटेल में चाहिए। अदरवाइज़ इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ़ मोस्टली ये बताऊँगा कि आप किस टॉपिक को कैसे लर्न कर सकते हो, यानी लर्निंग ट्रिक्स टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विस सब्जेक्ट। ताकि आपका जो एक कल का एग्ज़ाम है उसमें आपके पॉइंट्स मिक्स्ड ना हो जाएँ, या आपको कैसे याद करना है उसके बारे में आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू कर लेते हैं कि सबसे पहले आपका जो चैप्टर था फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में आपको 4 ही चीज़ें याद रखनी है। फाइनेंशियल वर्ड यानी फाइनेंशियल प्लस मार्केट प्लस इंडिया ग्रो एंड प्लस कैपिटल, ये 4 ही चीज़ें आपको याद रखनी है। क्यों सर? क्योंकि इन चारों की जब आप फुल फॉर्म बनाओगे तो इससे सारा ही टॉपिक आपका फाइनेंशियल मार्केट का डन हो जाएगा। आपने शॉर्ट फॉर्म्स की हुई हैं, जब आप कोई शॉर्ट फॉर्म याद रखते हो तो वो जल्दी कैच हो जाती है। और ये अगर बच्चों को लगेगा कि एक ही बार में कैच हो जाएँगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 1-2 बार इसको रिपीट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें याद हो जाएँगी। पूरे पॉइंट से अच्छा ये है कि आप शॉर्ट अगर उसको याद कर लोगे तो आप बना इनसाइडर मटेरियल आप अच्छे से बना सकते हो। तो ऑफ़ कोर्स जब आप फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस की बात करोगे, तब आपको वर्ड याद रखना है फाइनेंशियल। उसकी फुल फॉर्म क्या है वो आपके सामने लिखी हुई है। आपको ऑलरेडी फाइनेंशियल की जो फुल फॉर्म है उससे काफ़ी सिमिलर पॉइंट्स फंक्शन में ऑलरेडी आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। एफ से जैसे फैसिलिटेड इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, आई से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन हो गया, एंड क्लोजली लिंक्ड मैंने लिख दिया कि वेल्थ से रिलेटेड होता है। ए से एलोकेशन ऑफ कैपिटल, एन से अब एन जो वर्ड था ना वो क्लोजली मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने कुछ बेसिक से पॉइंट उसमें ऐड ऑन कर दिए ताकि आपको वर्ड फाइनेंशियल याद रह जाए, और एन की जो उसके साथ रिलेशन है वो बस याद रखने वाला, आपको बस मेन पॉइंट ध्यान में रखना है। अदरवाइज ये जो एंक्रोनियम मैंने बना के दिया, शॉर्ट फॉर्म आपको बना के दी है, ये बहुत ईजी आपको लर्न हो जाएगी। और ये भी याद रह जाएगा कि एन में आपने क्या लिखना है। बाकी सारे पॉइंट्स वैसे के वैसे ही हैं। आप देख सकते हो, सी से करेंसी एक्सचेंज है, आई से इनोवेशन है, ए से एसेट है, एसेट लिक्विडिटी है, और एल से आपका रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज लिक्विडिटी मैनेजमेंट आप जिसे कह सकते हो। क्योंकि लिक्विडिटी ऊपर आ चुका था तो मैंने उसके रिलेशन में लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के बारे में उसमें नीचे लिख दिया हुआ है। ठीक है? तो ऑफ कोर्स ये जो चीज़ें हैं, ये एक वर्ड ऐसा है जिसमें आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत। आपको सिर्फ पेपर में ये वर्ड है उसको लिख लेना है, और उनके पॉइंट्स को बस याद करना है कि एफ से क्या आने वाला है, आई से क्या आने वाला है, एन से क्या आने वाला है। ऑटोमेटिकली आपके फंक्शंस डन हो जाएंगे। इसके अलावा मार्केट है। अब मार्केट किसके लिए यूज़ हो रहा है सर? इसकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है ना वो मैंने नीचे बुक्स में दी हुई है। तो जिन बच्चों ने ले ली है तो बेटर है, अगर जिन बच्चों ने नहीं ली, हो सकता है उन्होंने पुराना एडिशन ले लिया हो, तो जिन बच्चों ने पुराना एडिशन ले लिया है प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, उनको नया एडिशन मिल जाएगा। अब बात आती है कि इसके बाद मार्केट, मार्केट वर्ड जो है वो किसके लिए रिलेट किया गया है? मैंने मार्केट वर्ड को फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के साथ रिलेट किया है। अब फीचर्स के साथ आप मार्केट मतलब मार्केट वर्ड के साथ आपके फीचर्स कवर हो जाएंगे। मार्केट की एफिशिएंसी, एलोकेशन ऑफ कैपिटल, आर से रिस्क मैनेजमेंट, के से ना, के से मैंने सी की मतलब साउंड देखो, करेंसी, तो के से करेंसी हो गया ना, राइट। ई से इकोनॉमिक ग्रोथ, टी से ट्रांसपेरेंसी, एंड एस से सप्लाई एंड डिमांड। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि फीचर्स में काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंस और रोल के पॉइंट्स भी कवर हो जाते हैं। तो आप चाहो तो इन पॉइंट्स को अगर आपने ऊपर नहीं पढ़ा, या कुछ पॉइंट्स अगर इसमें भी आपको मिल जाते हैं, तो आप अपने फंक्शंस में ऐड ऑन कर सकते हो, या फिर फीचर्स में फंक्शंस या फंक्शंस के फीचर्स बीच में ऐड ऑन करके पॉइंट्स आ सकते हैं, ये आपको पता है। तो बस आपको याद क्या रखना है? फाइनेंशियल वर्ड को याद रखना है आपने फंक्शंस के अंदर, और आपने फीचर्स के अंदर याद रखना है मार्केट के बारे में। तो फंक्शंस क्या क्या है वो आपको बहुत बेसिक सी चीज़ है जो आपको समझ में आ गया है। इसके बाद अब अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज इंडिया ग्रो। इंडिया ग्रो मैंने इसलिए लिख दिया, दैट इज इंपॉर्टेंस और रोल। कई बार क्वेश्चनर क्या करता है, फंक्शंस इंपॉर्टेंस जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट डालता है, तो बच्चों को ये होता है कि सर इसके डिफरेंट पॉइंट्स कैसे बनाए। तो मैंने इसके डिफरेंट पॉइंट्स में ही आपको लिख दिया कि आपको याद रखना है इंडिया ग्रो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी फाइनेंशियल मार्केट की इंपॉर्टेंस क्या है। इसका मतलब क्या निकला सर? इंडिया ग्रो कर रहा है का मतलब ये है कि इंडिया ग्रो यानी आई से इन्वेस्टमेंट मोबिलाइजेशन, आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आपकी इन्वेस्टमेंट मोबिलाइजेशन मीन्स इन्वेस्टमेंट की जो
मतलब इन शॉर्ट मैं कहूँ ट्रांसमिट हो रहा है ना, जो इन्वेस्टमेंट इधर उधर जा रही है, वो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद कर रही है। यानी आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका कोई ना कोई रिटर्न जो है वो आपको भी मिल रहा है, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी में भी ग्रोथ करने में मदद कर रही है। सेकंड आपके पास आता है न्यू नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप। नर्चरिंग का मतलब क्या होता है सर? ये वर्ड थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे दे दी है कि नर्चरिंग एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो ग्रोथ को अचीव करने में ज़्यादा मदद करते हैं, क्योंकि ये कैपिटल रेज करने में मदद कर रहे हैं पहले नंबर पे। यानी इनका जो मेन मोटिव होता है ना, वो होता है कि कैपिटल को एक अलग तरीके से और इजी वे में रेज आउट करना। तो जब एक इजी वे में कैपिटल्स आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी, आप इनोवेशन करनी शुरू कर दोगे, ऑटोमेटिकली उसका जो इम्पैक्ट है आपकी इकोनॉमी पे पड़ेगा, और ये जो नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं इनके अंदर आपकी इकोनॉमी ग्रो हो जाएगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट कहाँ डाल रहे हैं? आपकी फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर। तो इसीलिए फाइनेंशियल मार्केट के अंदर नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप का जो कंसेप्ट है वो एक इंपॉर्टेंस के जरिए काम आता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज़ की, डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटीज़ मतलब आप समझ सकते हो कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को फैलाना। यानी आपकी अगर एक अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है, तो फाइनेंशियल मार्केट का मेन काम होता है कि एक नज़रिया नहीं बल्कि सारे नज़रियों से देखो एक चीज़ को। मतलब क्या है कि एक बेनिफिट नहीं बल्कि एक ही चीज़ के ज़्यादा बेनिफिट्स की ओर आपको देखना है। तो बस यही चीज़ आपको मेनली इंपॉर्टेंस के अंदर जाननी है। इसके बाद आई से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जब फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की मोबिलाइजेशन हो जाएगी, फंड्स की स्टेबिलिटी रह जाएगी और इकोनॉमी में ग्रोथ हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के सबसे बड़े चांसेस फाइनेंशियल मार्केट के जरिए ही हो सकते हैं। देयर आफ्टर आता है कैपिटल टू असेस टू कैपिटल। अब असेस टू कैपिटल कैसे आप कर सकते हो, इसकी भी आप एक बार एक्सप्लेनेशन देख लो अगर आपको डिफिकल्ट लगता है। कि फाइनेंशियल मार्केट एंश्योर्स बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल हैव असेस टू कैपिटल ड्राइविंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसको इजी याद क्या रखना है? असेस टू कैपिटल एडवांसेस इंडियन एस्पिरेशन। कि जो भी हम फाइनेंशियल मार्केट की मतलब जो भी हम फाइनेंशियल मार्केट की ओर देखते हैं जब भी हम, तो वहाँ पे हमारी जो मेन एरिया है वो कैपिटल की ओर जाता है। मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो हमारी इन्वेस्टमेंट्स को अच्छे से सिक्योर करके रखता है, क्योंकि इसके अंदर मनी मार्केट कैपिटल मार्केट का फ्लो होता है। तो दोनों का फ्लो आपस में जब लिक्विडिटी को मेंटेन करने में मदद करता है ना, तो ऑटोमेटिकली जो कैपिटल है वो हमारे पास मेंटेन होके रहती है। और जब कैपिटल मेंटेन हो जाती है तो उसके थ्रू क्या होता है, इंडिया में एस्पिरेशंस बढ़ती हैं। एस्पिरेशंस आप समझ सकते हो कि किसी चीज़ को अचीव करने की इच्छा और चाहते। उससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली आप उन चीज़ों की ओर ज़्यादा ध्यान देते हो और आप अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने की मदद करते हो। तो दीज आर द सम पॉइंट्स जो मैंने एक्सप्लेन में दिए हैं। अदरवाइज आप इनको याद करने के लिए क्या याद रखोगे? इंडिया ग्रो कर रहा है, यानी इंडिया ग्रो। यानी आपको बस इंडिया ग्रो याद रखना है, उससे आपकी इंपॉर्टेंस भी डन हो जाएगी। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ही आता है फाइनेंशियल मार्केट का कि फंक्शंस लिखिए या इंपॉर्टेंस लिखिए, तो आप फंक्शंस और इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स को भी साथ में ऐड ऑन करके एक पॉइंट बना, मतलब इन शॉर्ट इन सभी पॉइंट्स को एक साथ लिख सकते हो। इसमें कोई गलती नहीं होगी। क्लियर है? अब आपके लास्ट में क्या आ रहा था पॉइंट सर? अब आ रहा था कि फाइनेंशियल मार्केट कितने तरह की होती है। तो सर वैसे तो बहुत इजी पॉइंट्स हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डेट मार्केट, इक्विटी मार्केट, ये सब भी तो आपकी फाइनेंशियल मार्केट है। लेकिन फिर भी बच्चों को इसको याद रखने के लिए मैंने बना दिया कैपिटल प्लस मनी। क्यों? कैपिटल की फुल फॉर्म हो जाएगी और मनी से मनी मार्केट याद रह जाएगा। राइट? तो कैपिटल से फुल फॉर्म क्या है कैपिटल की? तो सबसे पहले कैपिटल से कमोडिटी मार्केट आ जाता है, ए से एसेट बेस्ड सिक्योरिटी मार्केट आ जाती है, पी से पब्लिक इक्विटी मार्केट आ जाती है, आई से इंटरबैंक मार्केट है, यानी जो बैंक्स में आपस में जो होती है ना सिक्योरिटीज की डीलिंग आपस में, मतलब एक दो बैंक्स में आपस में सिक्योरिटी डीलिंग होती है, उनको आप कह सकते हो इंटरबैंक मार्केट। इसके बाद आपके पास टी से ट्रेजरी मार्केट है, ये आप जानते हो ऑटोमेटिकली। ए से डेरिवेटिव। अब ए से ऑब्वियस सी बात है कि एसेट बेस्ड आप कह सकते थे, लेकिन वो ऊपर हो चुका है, जिसकी वजह से ए जो वर्ड है वो मैंने डी नहीं बनाया, क्योंकि कैपिटल की साउंड गलत हो जाएगी। तो आप बस इतना सा एक आधा पॉइंट जो है बस आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपकी जो वर्डिंग है वो इजीली आपको डन कर लेगी, मतलब हो जाएगी। एल से आपका लोकल डेट मार्केट आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको क्या याद रखना है? कैपिटल प्लस मनी, क्योंकि मनी से मनी मार्केट याद हो जाएगा आपको, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। और अब आपका जो फाइनेंशियल मार्केट का टॉपिक है वो यहाँ पे वैसे ही फिनिश हो गया। कैसे सर? ऑफ कोर्स आपको चार चीज़ें याद रखनी है। फंक्शंस में आपको फाइनेंशियल वर्ड याद रखना है, मार्केट
मार्केट वर्ड है जो वो फीचर से रिलेट करेगा। इंडिया ग्रो जो वर्ड है वो आपका इंडिया ग्रो कर रहा है यानी इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेट करेगा। और लास्ट में आपका पॉइंट आता है टाइप्स के लिए, आप किसको याद रखोगे, कैपिटल प्लस मनी और कैपिटल की फुल फॉर्म बना के दे सकते हो। दैट्स इट। तो बस आपको अगर यही चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ये 4 पॉइंट्स आपको याद रख लिए, फाइनेंशियल मार्केट हो जाएगा। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन चाहिए कि सर इसकी एक्सप्लेनेशन मुझे आती नहीं है, ये वो चीज़ें, कोई बात नहीं, आप मैराथन देखिए, मैंने लास्ट 2 वीडियोस में अच्छे से डाला हुआ है। मतलब लास्ट 2 मीन्स लास्ट टाइम में मैंने उसके लिंक्स जो हैं वो ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी हैं। अदरवाइज़ आप फाइनेंशियल मार्केट का सर्च करिए और फाइनेंशियल सर्विस का सर्च करिए, 2 यूनिट्स में वो मेरे मैराथन बटे हुए हैं। ज़्यादा बड़े हैं नहीं, तो आप उसको भी बड़े आराम से सुन सकते हो और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ उसको देख सकते हो। और रही बात आपको अगर बुक्स में डिटेल चाहिए, बुक चाहिए, तो आपको बहुत रीज़नेबल रेट पे वो बुक भी मिल जाएगी। उसका भी लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे और वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है ना। अब देखो, अब आपको और इजी कराने के लिए मनी मार्केट की ओर चलते हैं। मनी मार्केट में सर इसमें कैसे पॉइंट्स की रिलेशन करनी है, तो बहुत सिंपल है। देखो, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का जब आप डिफरेंस करोगे ना, तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि देखो बच्चों, एक्स्ट्रा में कुछ चीज़ें समझने से अच्छा यही है कि एक छोटा वे ले लो जिससे आप अच्छे से बना सकते हो। जब आप डिफरेंस करते हो तो उससे क्या होता है, एक तो फीचर्स ओवरऑल कवर हो जाते हैं और उसके साथ साथ क्या कवर हो जाता है, उसका मीनिंग ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। तो जब आप डिफरेंशिएशन करते हो ना, तो मीनिंग में क्या लिखना है तो भी हो जाता है कवर, फीचर्स में क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए वो भी हो जाता है कवर, और कई बार तो फंक्शंस भी डिफरेंसेस के बीच में आपको दिखने लग जाते हैं। तो बहुत सा इजी वे है कि जब आप डिफरेंस करते हो ना, उससे बहुत से पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको कवर हो जाते हैं। तो मैं आपको एक इजी वे बता देता हूँ। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस जो है ना, वो मैंने एक लास्ट वीडियो में डाला है अपने दूसरे चैनल पे, तो आप बहुत आराम से इजीली वहाँ से समझ सकते हो, अगर आपको 10 मिनट में वो डिफरेंस समझना है और पढ़ने का टाइम नहीं है। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का भी मैंने वहाँ पे डाला है, आप वहाँ से भी ले सकते हो। बहुत ईजिली वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। 10-10 मिनट, यानी आप 2x की स्पीड पे सुनोगे तो 5-5 मिनट में सारे वो भी डन हो जाएंगे। एग्जाम से पहले 10 मिनट रख लेना बस। और दोनों टॉपिक जब हो जाते हैं ना, उससे क्या होगा, आपको इनके मीनिंग्स प्लस फीचर्स ऑटोमेटिकली याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन्हीं में से कंडक्ट करके लिख के आ सकते हो। राइट। अब देखो, नेक्स्ट आपके पास आता है वर्ड सेफ्टी। अब मनी मार्केट के अंदर क्या क्या वर्ड्स याद रखने हैं, देखो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर तो याद हो गए ना, सिर्फ 4 वर्ड्स का खेल है, सिर्फ 4 वर्ड्स का। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है मैंने उसका नहीं बनाया, सिंपल सी बात बता देता हूँ। और दूसरा अब आता है सर सेफ्टी। सेफ्टी वर्ड जो रिलेट करेगा वो करेगा मनी मार्केट के फंक्शंस को। कैसे सर, मनी मार्केट के फंक्शंस, एस से अगर आप बात करोगे तो मनी मार्केट किससे रिलेट कर रहा है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स एंड लेंडिंग के साथ, पहले नंबर पे। ए से किसके साथ जाओगे, एसेट की लिक्विडिटी पोजीशंस के साथ, कि सर एसेट को जो लिक्विड, मतलब एसेट इन द मनी मार्केट प्रोवाइड एडिक्वेट लिक्विडिटी। पॉइंट समझ रहे हो। यानी इसको लर्निंग ट्रिक के याद रखने का मतलब क्या है, कि आप अगर ऐसे लिक्विडिटी का कुछ लिखना चाहते हो सर, तो क्या लिखोगे कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड दी हाई लिक्विडिटी अलाउ द क्विक कन्वर्जन ऑफ एसेट्स टू द कैश। तो बहुत इजी वे है यार। लिक्विडिटी का मतलब होता है जल्दी से आप किसी चीज़ को कन्वर्ट करके आपके पास पैसा आ रहा है और आप किसी भी लाइबिलिटी को जल्दी से मेट आउट कर रहे हो। तो सिमिलरली आपकी एसेट लिक्विडिटी का मतलब ये है कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म से डील करता है और जल्दी से आपकी सारी चीज़ों को, एसेट्स को कैश में बदल देता है, जिससे आपके पास एसेट्स की लिक्विडिटी बनी रहती है। पॉइंट कोई मुश्किल तो नहीं था। तो सेफ्टी की ओर बढ़ते हैं। एस से आपका क्या हो गया, शॉर्ट टर्म बोरोविंग। ए से एसेट लिक्विडिटी। अब आते हैं एफ से, दैट इज फंडिंग फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऑफ कोर्स, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होता है ना, वो डिपेंड होता है मनी मार्केट के ऊपर। क्योंकि जो मनी मार्केट है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म डील करती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शॉर्ट टर्म और मीडियम दोनों से डील करता है कई बार। तो ऑफ कोर्स कई बार क्या होता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ही अपनी मनी, अपनी जो फंडिंग है वो करते हैं। तो इस वजह से ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। तो ये आपका एफ यानी फंडिंग फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ड हो गया। अब ई से क्या होगा सर, ई से होता है एंश्योर करना। किस चीज़ को, मनी मार्केट के अंदर जब आप एंश्योर कर रहे हो किसी चीज़ को, तो सबसे पहला कंसेप्ट आपके माइंड में आना चाहिए इंटरेस्ट। क्योंकि मनी मॉनिटरी पॉलिसी से लिंक करता है। मनी किससे लिंक, मतलब मनी मार्केट किससे लिंक कर रही है, मॉनिटरी पॉलिसी से। और मॉनिटरी पॉलिसी का सबसे पहला इंपैक्ट कहाँ पड़ता है, इंटरेस्ट रेट पे। तो ऑटोमेटिकली किसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, क्रेडिट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स जो मनी मार्केट है उसका मेन फंक्शन क्या है, एंश्योर करना आपका इंटरेस्ट रेट क्या रहे, स्टेबल रहे। ठीक है। उसके बाद सर ई से तो हो गया इंश्योरिंग किसको, इंटरेस्ट रेट को। अब ऑटोमेटिकली उसके बाद क्या आता है टी।
तो मनी मार्केट किससे सबसे पहले टी वर्ड उसका इंस्ट्रूमेंट भी है सर, याद रख लेना, टी से उसके इंस्ट्रूमेंट भी कवर होते हैं। कौन सा? ट्रेजरी। तो ट्रेजरी मैनेजमेंट भी इसके अंदर डन की जाती है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट जो है वो मनी मार्केट में ट्रेजरी इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करती है शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म लेंडिंग्स के लिए। तो ऑटोमेटिकली जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ का इस्तेमाल कर रही है मनी मार्केट के अंदर, और मनी मार्केट का मेन फंक्शन यही बनता है कि वो ट्रेजरी बिल्स और ट्रेजरी मैनेजमेंट अच्छे से बना के रखे ताकि गवर्नमेंट के साथ उनके रिलेशंस बने रहे। ओके। अब सर वाई से जब हम बात करते हैं तो वाई से सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ड ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, दैट इज ईल्ड। अब ईल्ड का मतलब क्या है सर? ऑटोमेटिकली जब आप इन्वेस्टर्स की बात करोगे तब ये पॉइंट ज़्यादा आएगा। कैसे सर? इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपनी ईल्ड को बनाने का सब मतलब ईल्ड यानी उसके रिटर्न को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग कर मतलब जो होते हैं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो कई इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, वो कैपिटल मार्केट की तरफ नहीं जाते क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म चीज़ें पसंद नहीं होती, उनको होता है शॉर्ट टर्म डीलिंग करना। तो शॉर्ट टर्म डीलिंग के लिए वो सिर्फ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होना अच्छा रहते हैं, क्योंकि मनी मार्केट अकेला शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लैंडिंग के साथ नहीं बल्कि सिक्योरिटीज़ में भी डील करने की कोशिश करता है कई बार, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी कई बार दिखाते हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये कई बार क्या काम करता है? ईल्ड मैनेजमेंट यानी ईल्ड इंक्रीमेंट का भी काम करता है, एनहांसमेंट का भी काम करता है। तो सेफ्टी से क्या याद रखोगे? सेफ्टी से मनी मार्केट के फंक्शंस को याद किया जा सकता है। तो क्लियर है सेफ्टी वर्ड, राइट सर? ये तो 6 ही पॉइंट थे, कैसे हम इसके 10 पॉइंट लिखेंगे? ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, पहली बात तो ये बता देता हूँ। अदरवाइज आ भी जाता है तो आप फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स को पढ़ रहे हो, तो ऑफ कोर्स जो फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस होंगे आप उनको मनी मार्केट के फंक्शंस बना के भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप सर इसका मतलब ये कह रहे हो कि फाइनेंशियल वर्ड को भी बीच में इंक्लूड कर सकते हैं? जी हाँ, उसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप बीच में मनी मार्केट के अंदर लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर ये तो बहुत बेटर टेक्निक है, यस बहुत बेटर टेक्निक है। सेफ्टी प्लस फाइनेंशियल वर्ड को लिखकर आपका पूरा एक 15 नंबर का क्वेश्चन भी डन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब इसके अलावा जो भी इसके अंदर जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये बस सब चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैं मैराथन नहीं करवाने वाला यहाँ पे, आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को कैसे लर्न कर सकते हो। तो आपके इंस्ट्रूमेंट्स आपको पता ही है, 5 चीज़ें हैं जिनको बहुत आसानी से आप लर्न कर सकते हो। आप इनको लर्न करने का ट्रिक अगर जानना चाहते हो तो वैसे तो मैंने नोट्स में डाल दिया था, बट स्टिल फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इसका डिफ्रेंशिएट करिएगा, डिफ्रेंशिएट करने से आपको पांचों इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ 3 के बारे में इसलिए लिखा है क्योंकि 3 सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो तीनों के बारे में आपके डिफ्रेंशिएशन हो जाएंगे, और जब डिफ्रेंशिएशन हो जाएंगे तो आपका 5 नंबर हो या फिर आपका इसका मीनिंग हो, क्लियर कट आपको आता होगा, तीनों का आता होगा। कैसे सर? ऑफ कोर्स देखो, जो ट्रेजरी बिल है उसका इश्यूअर कौन बनेगा? दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, उनको कौन इशू करता है? कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और कमर्शियल पेपर, यहाँ पे मैंने मीनिंग नहीं लिखा क्योंकि देखो मीनिंग मैंने ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ऑफकोर्स मैंने तो इसलिए नहीं लिखा। अदरवाइज आप मीनिंग को भी जब आप डिफ्रेंशिएशन में तीनों के बीच में लिखोगे तो आपको कोई डिफ्रेंशिएशन के अलावा कोई पॉइंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो डिफरेंस का क्वेश्चन हो जाएगा, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, एक मीनिंग भी हो जाएगा, और दूसरा सर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कई बार तो वो भी डन हो जाएगा, क्योंकि 5 पॉइंट्स मैंने डिफरेंशिएट में दिए हुए हैं। कौन इशू करता है, मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है तीनों का, देखो ट्रेजरी बिल का 91 to 1 ईयर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म होता है, ठीक है। और कमर्शियल पेपर का अगर बात करोगे तो यूजली 1 ईयर। सर यूजली तो 1 ईयर सारी होते हैं, यस होते हैं, पर कुछ कुछ डिफरेंस तीनों में रहता है जिसके बारे में आप लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद रिस्क लेवल की अगर हम बात करेंगे तो ट्रेजरी में थोड़ा कंसीडर लेस रिस्क होता है, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में भी आपका लेस रिस्क होता है। लेकिन सर जब हम कमर्शियल पेपर की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका रिस्क जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट वर्थीनेस को ज़्यादा देखा जाता है। तो ऑफकोर्स वहाँ पे रिस्क को थोड़ा सा ध्यान में ज़्यादा देखा जाता है और रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद पर्पस की बात आ जाती है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे मैंने ज़्यादा डिटेल तो नहीं बतानी, लेकिन फिर भी आपको ये कहूँगा कि अगर ये 4 पॉइंट हो गए प्लस मीनिंग हो गया तो 5 नंबर के लिए मेरे ख्याल से 5 नंबर देने मतलब 5 नंबर लेने के लिए सबसे बेटर वे है, और याद करने का भी सबसे बेटर वे है। क्लियर है? तो ऑफ कोर्स आप इन चीज़ों को याद कर सकते हो। ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, इनके तीनों के मीनिंग्स क्या बने, प्लस इनका कौन इशू करता है। पहले ट्रेजरी बिल को गवर्नमेंट,
और सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी कह सकते हो। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को कमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और कमर्शियल पेपर को कोई कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और ऑफ कोर्स जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो ट्रेजरी बिल का स्पेसिफिकली 91 से लेकर 1 ईयर तक, 91 डेज से लेकर 1 ईयर तक। और जो आपका कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म के बीच में रैंकिंग करता है, और जो आपका लास्ट में कमर्शियल पेपर है वो शॉर्ट टर्म से लेकर अप टू 1 ईयर तक वो भी रैंक करता है। लेकिन अब तीसरा पॉइंट आता है सर रिस्क का। तो पहले दो में तो रिस्क लो है, यानी ट्रेजरी बिल और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में तो रिस्क फिर भी मेंटेन हो जाएगा, लो दिखेगा आपको। लेकिन ड्यू टू क्रेडिट वर्थीनेस या ड्यू टू डिपेंडेंस ऑन क्रेडिट वर्थीनेस, जो आपका कमर्शियल पेपर है जिसको कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं, उसका रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे क्रेडिट वर्थीनेस ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। ठीक है। और बाद में इसके पर्पस की और जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट का मेन पर्पस रहता है कि उन्होंने शॉर्ट टर्म रेजिंग करनी है थ्रू थ्रू ट्रेजरी बिल्स। तो ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स और शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर या डेट को मैनेज करने के लिए। उसके बाद जब हम बात करते हैं कमर्शियल पेपर की, तो वो ज़्यादा कौन इशू करता है? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किस पर्पस के लिए? अपनी लिक्विडिटी पोजीशंस को मीट आउट करने के लिए। और जब हम बात करते हैं लास्ट में कमर्शियल पेपर की, तो वहाँ पे कंपनीज इसे रेज आउट करती हैं ताकि वो शॉर्ट टर्म फंडिंग कर सकें और अपने ऑपरेशनल्स वर्क को या अपनी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को मीट आउट कर सकें। क्लियर है? हाँ, चलो। तो अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ इंडियन मनी मार्केट की जो स्ट्रक्चर है या कॉम्पोजिशन है, मैं आपको ये ज़्यादा डिटेल में बताना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत रेपुटेटेड चीज़ें आती हैं सर। रेपुटेटेड चीज़ें मतलब क्या कहने वाले हो सर? देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइज का मतलब है आरबीआई जिसमें आ गया, कमर्शियल बैंक्स जिसमें आ गए, एनबीएफसीज जिसमें आ गई, पीओ सेविंग्स बैंक्स आ गए यानी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स आ गए, कोऑपरेटिव बैंक्स आ गए। अरे यार सारे तो बैंक्स ही आए हैं बीच में। हाँ, एक पोस्ट ऑफिस आ गया बीच में बस। और तो क्या करना है बीच में? जितने सारे आपके बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स के टाइप्स लिख दो, कोऑपरेट बैंक्स के टाइप्स लिख दो, इसको एडवांस में लिखते जाओ, क्लासिफिकेशन करते जाओ, आपका मनी मार्केट स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली डन हो गया। इसके अलावा सर अब आपके पास आते हैं अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? अनऑर्गेनाइज आपके दो मेन पार्ट्स कवर करता है, इंडिजीनियस बैंकर्स और इसके अलावा मनी लेंडर्स। तो ये दो पॉइंट्स इसमें ज़्यादा कवर होते हैं। इसके अलावा आप इसके भी थोड़े बहुत नीचे फर्दर पार्ट्स लिख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी कवर किए होंगे। देखो ज़रा, मनी लेंडर, इंडिजिनियस बैंकर, एक होते हैं पोन ब्रोकर्स। पोन ब्रोकर्स कौन होते हैं? जो शॉर्ट टर्म लोन अपनी पर्सनल एसेट के बेसिस पे देते हैं, मतलब आपकी अपनी पर्सनल एसेट्स के बेसिस पे देते हैं। यानी जो आपकी खुद की पर्सनल एसेट्स होंगी उनको जब आप उनको दे दोगे एज अ सिक्योरिटी, तो आपको वो उसके बदले क्या देने वाले हैं? पॉन ब्रोकर्स कुछ लोन देने वाले हैं, कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए पैसा देने वाले हैं। तो पॉन ब्रोकर्स का मेन मकसद क्या होता है? आपको लोन प्रोवाइड करना, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ योर पर्सनल एसेट एज अ सिक्योरिटी। ठीक है ना? इसके बाद लोकल मनी मार्केट भी कुछ होती हैं जो एक इंडिजीनियस बैंकर्स की तरह ही काम करती हैं, यानी अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करती हैं और इनफॉर्मल तरीके से स्पेसिफिक रीजन को क्या करती हैं, मतलब स्पेसिफिक एरिया को पकड़कर वहाँ पे लोगों की नीड्स को पूरा करने की कोशिश करती हैं और उनकी जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखती हैं और उनको समझ के उनकी नीड्स को मतलब उनकी जो नीड्स होती हैं ना, एज अ एसेट जो सिक्योरिटी है वो रख कर उनकी मदद करने की कोशिश करती हैं। ठीक है? तो इनका काम भी सिक्योरिटी पे होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक रीजन में। लेकिन पॉन ब्रोकर्स एक ब्रोकर की तरह, एक इंडिविजुअल की तरह काम करते हैं, ये आप समझ सकते हो। तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ द यू कैन से दैट अनऑर्गेनाइज मार्केट, मनी मार्केट और ऑर्गेनाइज मनी मार्केट। तो बहुत ईजी था इसको भी लर्न करना। ठीक है? नेक्स्ट आपके पास आता है डिफेक्ट। अब इंडियन मनी मार्केट के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं? तो डिफेक्ट्स को लर्न करने के लिए सर आपके पास वर्ड आता है डिसएरे। डिसएरे, अब डिसएरे, एरे का तो मतलब होता है कुछ अच्छी चीज़, लेकिन डिसएरे मतलब डिस प्रॉब्लम, यानी डिसएरे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो डिफेक्ट की बजाय आपको डिसएरे याद रखना है, क्योंकि इसमें जो सेटलमेंट होती हैं, सबसे पहले डिस मतलब डी से डिले। डी से डिले हो गया भाई, डी से डिले हो गया। क्या डिले हो गया? सेटलमेंट्स डिले होने लग गई हैं मनी मार्केट के अंदर। ठीक है? आई से मतलब क्या है? इनएडिक्वेट टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। इनएडिक्वेट
टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। मनी मार्केट जो कि शॉर्ट टर्म में डीलिंग करेगी, अरे भाई साहब वहाँ पे टेक्नोलॉजी की तो प्रॉब्लम हमेशा की तरह बनी रहेगी, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से मनी मार्केट अपने कई तरह की प्रॉब्लम्स को झेल रही है और कई तरह की लिक्विडिटी पोजीशंस मेंटेन नहीं कर पा रही है, जो उसको एक मेन मोटिव होता है, उसको मतलब जिसका एक मेन मोटिव कह लो कि होता है ना लिक्विडिटी मेंटेन करके रखना, वो क्यों मेंटेन कर होके नहीं रह पा रही? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इनएडिक्वेट है। सर डी आए तो हो गया, अब एस से क्या वर्ड आता है? स्कारसिटी। किस चीज़ की? एस से स्कारसिटी। सर स्कारसिटी किस चीज़ की? शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट की। सर 5 तो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़े हैं अच्छे से। अरे भाई सिर्फ 5 पढ़े हैं, इन चीज़ों को याद रखो, सिर्फ 5। तो क्या सिर्फ 5 से इंडिया चल सकती है? अरे नहीं यार, इतनी पॉपुलेशन में इतने लोग सिर्फ 5 इंस्ट्रूमेंट से काम कर सकते हैं? नहीं। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि मनी मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है, पर उसके बावजूद इसमें सिर्फ 5 इंस्ट्रूमेंट से काम किया जाता है, जो कि इतने एफिशिएंट नहीं है। तो ऑटोमेटिकली आपकी स्कार्सिटी है किसके अंदर? शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, जो एक डिफेक्ट है मनी मार्केट के अंदर। फिर सर डी आई एस भी हो गया, ये तो डिस से समझ आ गया। अब एरे क्या कवर करता है? असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। क्या पता है आपको असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है? नहीं सर, नहीं पता। अरे भाई साहब, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होता है किसी चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ना होना। तो मनी मार्केट के अंदर कुछ लोग ऐसे भी घुसे हुए हैं जो काम तो कर रहे हैं, जो इधर इधर उधर बात तो कर रहे हैं उनके अंदर, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं है क्या करना होता है इसके अंदर। तो ऑफ कोर्स असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आजकल इंडिया में तो बहुत है, चाहे वो किसी भी एरिया में ले लो, स्पेशली मनी मार्केट के अंदर। उसके बाद आता है सर डबल आर। अब डबल आर में क्या क्या करेंगे सर? सबसे पहले आर आता है रिलायंस ऑन द कॉल मनी, और फिर आर आता है रिस्ट्रिक्टेड पार्टिसिपेशन। सर रिलायंस, रिलायंस क्या होता है? किसी चीज़ पे डिपेंड हो जाना। रिलायंस मतलब विश्वास कर लेना किसी चीज़ के ऊपर। तो कॉल मनी के ऊपर हम ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट समय के लिए होती है हमारे पास। लेकिन फिर भी हम ये मतलब हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कॉल मनी के ऊपर जाने के लिए। लेकिन आपको पता है कि कॉल मनी जो है वो 10-12 दिन के लिए मैक्सिमम आपको फ़ायदा दे सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो कॉल मनी जो कि सिर्फ 10-12 दिन के लिए फ़ायदा दे सकती है, क्या आज वॉलेटाइल वे में है तो कल वॉलेटाइल हो सकती है? यानी कल मतलब जो आज उसके बेसिस पे हम कमा रहे हैं, तो कल क्या उसका इफेक्ट सेम रहेगा? ये चीज़ गलत है। इसीलिए इसके ऊपर रिलायंस जो है वो एक डिफेक्ट की तरह काम कर रहा है कि सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट पे ऊपर डिपेंड रहना खतरा है। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्टेड पार्टिसिपेशन। आर से रिस्ट्रिक्टेड पार्टिसिपेशन। सर पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हम सिर्फ ज़्यादा किसको जोर दे रहे हैं? कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स को। यानी इसके अंदर हम अपने मेन इन्वेस्टर्स जो कि बड़ी बड़ी डीलिंग करने में विश्वास रखते हैं, जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, जैसे कि मनी मार्केट के मेन कंपोनेंट्स हो गए, मतलब जैसे कि कोई स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ, जो आपके इन्वेस्टर्स के टाइप्स हैं, म्यूचुअल फंड्स में जो डीलिंग करने वाले पर्सन्स होते हैं, या फिर आप कह लो कि जो लीजर्स होते हैं, जो हायर परचेजर्स होते हैं, या फिर जो कह लो क्रेडिट रेटर्स होते हैं। ये जो मैंने आपको नाम दिए हैं ना, ये ज़्यादातर फोकस किन के ऊपर कर रहे हैं? ज़्यादातर डिपेंडेंट किन चीज़ों के ऊपर है? ब्रोकर हो गए, ये ज़्यादातर डिपेंडेंट होते हैं कैपिटल मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो इसीलिए ये डिफेक्ट यहाँ पे निकल के आता है कि हम पार्टिसिपेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, हम ये कहते हैं कि उसके बाहर का कुछ होना नहीं चाहिए। क्लियर है? इसके बाद आते हैं एब्सेंस ऑफ द सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी। सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी, क्योंकि मनी मार्केट है तो मनी मार्केट में आप बात कर सकते हो कि सेकेंडरी मार्केट, यानी इसके अंदर पहली बात तो सेकेंडरी मार्केट का स्कोप ही नहीं आता। लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट के अंदर इसकी एक लैकिंग कवर हो जाती है। क्यों सर? क्योंकि इसके अंदर स्टॉक मार्केट का एरिया ही नहीं है। जब पार्टिसिपेशन नहीं होगी किसी चीज़ की, तो स्टॉक मार्केट का रोल ही कहाँ रहेगा भाई? ठीक है। उसके बाद आता है यील्ड कंप्रेशन। सर वहाँ पे तो हमने पढ़ा था यील्ड एनहांसमेंट, यस हमने पढ़ा था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वहाँ पे हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बुलावा दिया जाता था कि आपके रिटर्न्स को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, और इनका मेन काम वही होता था कि हमने आपके रिटर्न्स को बढ़ाना है, आप हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को भी इस्तेमाल करिए। तो वहाँ पे उनका मेन फंक्शन होता था उनके रिटर्न्स को बढ़ाना। पर क्या बढ़ सकते थे? नहीं सर। क्यों? क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं,
इनका सिर्फ काम होता है शॉर्ट टर्म के लिए डीलिंग करना, ज़्यादा से ज़्यादा एक साल में फ्लक्चुएशंस देना। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि इतने सारे फैक्टर्स एक साल में आते हैं जिनके थ्रू जो शॉर्ट टर्म हमारी नीड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने लग जाती हैं और एक जगह पर स्टेबल नहीं रहती। और इसी वजह से जो शॉर्ट टर्म वे में हमारी रिटर्न्स होती हैं उनका जो रिटर्न हमें मिलना होता है वो कम मिलता है और लॉन्ग टर्म में हमें ज़्यादा बेनिफिट देखने को नज़र आता है। इस वजह से अगर हम बात करें तो जो यील्ड है मनी मार्केट की वो कंप्रेशन में बदल जाती है, ना कि एनहांसमेंट में। क्लियर है? तो ये आपके क्या बन गए, सॉरी, आपके जो डिस एरे वर्ड है वो आपके डिफेक्ट्स को कवर कर रहा है किसके अंदर, मनी मार्केट के अंदर। चलिए सर, अब आपके पास एक पॉइंट आता है कि कमर्शियल पेपर जो है उसको इशू करने के लिए आरबीआई ने क्या गाइडलाइंस दी है। तो उसको इशू करने के लिए आरबीआई ने कहा ये लो जी, रिलायबल चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। मतलब सर, मतलब ये है कि उन्होंने कहा रिलायबल होना चाहिए सब कुछ। रिलायबल मतलब सर, रिलायबल मतलब ये है कि आपकी जो अप्रोच है, मतलब जो आर है वो रेगुलेटरी अप्रोच होनी चाहिए पहले नंबर पे। नंबर 2 आता है इलिजिबल। इलिजिबल मतलब कमर्शियल पेपर किन लोगों के लिए इलिजिबल है, कंपनीज के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, एनबीएफसीज के लिए। उसके बाद आता है सर रिलायबल। एल एल का मतलब ये है लिमिट ऑन मैच्योरिटी। इसकी मैच्योरिटी जो है वो 7 डे से लेकर 1 साल तक रखी गई है। ठीक है, क्योंकि ये वो है ना, एक तरीके से जो आपने पॉइंट्स पढ़े हैं उनकी गाइडलाइंस ही तो दी गई हैं। ठीक है ना, तो रिलायबल एल से हो गया। अब आई से क्या है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग। आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग मतलब ये होता है आपको मिनिमम क्रेडिट रेटिंग मेंटेन करके रखनी पड़ेगी अगर आपको ये चीज़ें यूज़ करनी है। मतलब जो भी कंपनी कमर्शियल पेपर का इस्तेमाल करना चाहती है उसके पास मिनिमम क्या होनी चाहिए, क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए, जो यहाँ पे स्पेसिफाई करी गई है। ए का मतलब होता है एप्लीकेबिलिटी टू सेबी गाइडलाइन। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आरबीआई गाइडलाइन की, तो आरबीआई ने ये भी कहना होता है कि भाई साहब अगर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो सेबी की गाइडलाइन से तो लिंक्ड आपको रहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है बी। बी का मतलब होता है बैकग्राउंड चेक करना। अब आपको क्रेडिट रेटिंग चेक तो करनी पड़ेगी ना, मतलब क्रेडिट वर्थिनेस को चेक करना। इन शॉर्ट बैकग्राउंड चेक का सबसे पहला मतलब क्या होता है, आपकी सारी चीज़ों को चेक करना कि आपका जो बैकग्राउंड है, क्या आपको सच में कमर्शियल पेपर का इशू करने, मतलब कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए आप हो, यहाँ पे आप कर सकते हो, आप लाइबल हो या नहीं। इन चीज़ों को देखने के लिए आपको कहा जाता है। वो कैसे पॉसिबल है, जब आप क्रेडिट वर्थीनेस देखोगे, और वो कब पॉसिबल है, बैकग्राउंड चेक्स के जरिए। फिर आता है एल और ई। एल का मतलब तो आप जानते ही हो, बहुत सिमिलर वर्ड है, लिक्विडिटी। तो ऑफकोर्स आपको आरबीआई हमेशा कहेगा कि आपके पास लिक्विडिटी बनी रहनी चाहिए। अगर आपके पास लिक्विडिटी बनी हुई है तभी आप कमर्शियल पेपर को इशू कर सकते हो। एंड द लास्ट पॉइंट इज एंड यूज रिस्ट्रिक्शन। इसमें क्या कहा गया कि इश्यूअर में सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंड यूज फंड रेज बाय द कमर्शियल पेपर टू एंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस विद रेगुलेटरी गाइडलाइन। बहुत सिंपल लाइन में लिखा गया कि एंड यूज रिस्ट्रिक्शन मतलब ये है कि जहां तक भी आपने कमर्शियल पेपर इशू किया और वहां से पैसे लिए, उन पैसों का कहां तक आपने इस्तेमाल किया, कहां कहां रखा है, कहां कहां यूज़ किया है, वो हमें डिटेल में आपको बताना पड़ेगा ताकि हमारे पास ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस हमेशा बनी रहे। तो ये था रिलायबल किसके अंदर, गाइडलाइंस जो आपको आरबीआई ने दी है कमर्शियल मार्केट के अंदर कमर्शियल पेपर को इश्यू करने के लिए। क्लियर है? डन सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया। मनी मार्केट यहाँ पे डन हो गया। मनी मार्केट यहाँ पे डन। अब सर कैपिटल मार्केट, मैंने आपको पहले बताया मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस करिए, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस करिए। सारे फीचर्स और इनके मीनिंग्स वहीं पे कवर होने वाले हैं, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कहूँ तो इसके अंदर फंक्शंस भी कवर होने वाले हैं काफ़ी हद तक। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ डिफरेंस अच्छे से समझना है जो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। और स्पेशली मैंने इन 2 टॉपिक्स के ऊपर जो मैंने अभी आपको बताए डिफरेंसेस, वो मैंने अपने सेकेंड चैनल पे भी स्पेशली डाले हुए हैं 10-10 मिनट के। ठीक है, अब सर बात करते हैं कि कैपिटल मार्केट के अंदर हम बात करें तो सर मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताने लगा हूं कि कैपिटल मार्केट की टाइप है सेकेंडरी मार्केट। 2 टाइप्स होती हैं ना इनकी, न्यू इश्यू मार्केट जिसको हम प्राइमरी, और स्टॉक मार्केट जिनको हम सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं। तो सर इन दोनों के फंक्शंस बहुत सिमिलर हैं, बहुत सिमिलर हैं। मतलब सर, मतलब बहुत सिंपल भाई साहब, कि इन दोनों के ही फंक्शंस जो आएंगे वो आपको सेम करने हैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस नहीं आने वाले। अगर बाई चांस दोनों क्वेश्चंस आ जाते हैं तो भाई साहब इतने सारे पॉइंट्स मैंने ऊपर बताए, मैंने आपको पहले ही कहा है
कि ये जो आप पढ़ रहे हो ना मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, तो आप इसके अंदर फाइनेंशियल मार्केट के जो मेन आपने फाइनेंशियल वर्ड से फंक्शंस किए हैं ना, वो भी इसमें आ सकते हैं, वो भी इसमें आ सकते हैं। तो आपके लिए हमेशा बैकअप वो वाला क्वेश्चन रहेगा, तो याद रखना आपको वही से भी उठा लेने हैं पॉइंट्स अगर आपको लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं सर इन दोनों में स्पेसिफिकली क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आपको याद रखना है इन्वेस्टी, मतलब इन्वेस्टर होते हैं ना ज़्यादा यहाँ पे। अरे भाई साहब बहुत सिंपल वे है कि कैपिटल मार्केट में कौन होते हैं ज़्यादा, इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर से क्या याद रखना है, इन्वेस्टी। तो सर इन्वेस्टी पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखने हैं किस चीज़ के लिए, आपको फंक्शंस यहाँ पे मिलेंगे किन चीज़ों के, कैपिटल और स्टॉक मार्केट के, राइट। तो सबसे पहले आता है आई से इंटरमीडियरी फॉर द ट्रेडिंग। आपने देखा होगा इंटरमीडियरीज जो होते हैं वो ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, ब्रोकर, जॉबर्स, राइट। ये जो दो मैंने नाम लिए ये कहाँ से लिंक करते हैं ज़्यादा, सर ये ज़्यादा लिंक करते हैं स्टॉक मार्केट से। और ये कहाँ तक पाए जाते हैं, ये किसकी टाइप है, कैपिटल मार्केट की, ऑफ कोर्स। तो इस वजह से आई से सबसे पहला, यानी जो सबसे पहला फंक्शन होता है कैपिटल मार्केट का, वो होता है इंटरमीडियरीज के रोल को बढ़ाना। ठीक है, दूसरा आता है नेगोशिएशन ऑफ प्राइस। नेगोशिएशन ऑफ प्राइस का मतलब होता है कि इन्वेस्टर्स को ये एक फेयर प्राइस जानने में मदद करता है, यानी इन्वेस्टर्स को कहता है कि आप नेगोशिएशन अच्छे से करिए और ये पता कीजिए कि इसका फेयर प्राइस क्या होने वाला है, फिर ही आप इसमें डील करिए। नेक्स्ट आता है वैल्यू एनहांसमेंट। वैल्यू एनहांसमेंट ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे हम सिक्योरिटीज़ यानी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं। और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में जब कोई चीज़ डील करी जाती है तो वहाँ का सीधा इफेक्ट आपकी कंपनी की वैल्यू के ऊपर पड़ता है, आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ के ऊपर पड़ता है। तो ऑफकोर्स वैल्यू एनहांस हो जाती है। ठीक है, तो अब कैपिटल मार्केट नेक्स्ट क्या करता है, इन्वेस्ट पहले करेंगे ना, यानी ई मतलब क्या आ गया, अब वी के बाद ई आता है। ई मतलब एफिशिएंट एलोकेशन करनी है किस चीज़ की, सर रिसोर्सेज की। पर यहाँ पे रिसोर्सेज क्या आएंगे, फंड्स आएंगे। यानी कैपिटल मार्केट के अंदर आपका वर्ड जो रिसोर्सेज है वो किससे रिलेट करता है, फंड्स के साथ। तो इस वजह से जो आपके फंड्स हैं उनकी कैसे एलोकेशन करनी है एफिशिएंटली, वो आपको यहाँ पे सिखाया जाता है, बताया जाता है। इसके बाद आपके पास आता है सोर्सेज ऑफ लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी की बात कर लेते हैं। अब लिक्विडिटी मतलब क्या है सर, लिक्विडिटी का मतलब आप जानते ही हो, जो भी आपके पास लाइबिलिटीज़ आने वाली हैं जो अचानक भी आ जाए, उनको मीट आउट करने के लिए आपके पास सफिशिएंट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए फंड्स की। तो सर ऑब्वियस ही बात है, जब हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और कैपिटल मार्केट का जो मेन फंक्शन यही रहता है कि आप उन चीज़ों से अपनी लिक्विडिटी को हमेशा बनाने की कोशिश करिए। यानी आपका ये मेन फोकस होना चाहिए कि आपकी जो एसेट्स हैं, माना कि वो लंबे समय के लिए हैं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम उनको कैश में बदल सकें, ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है टी, क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अब एस के बाद टी आ जाएगा। तो टी में क्या आता है सर, ट्रांसपेरेंट प्राइजेस। ऑफ कोर्स मैंने अभी बताया कि जो भी आपके प्राइजेस हैं वो चाहे किसी भी तरीके से डिटरमाइन किए जा रहे हैं, आपको क्या करना है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी बना के रखनी है। आपको इंटीग्रिटी और फेयरनेस जैसी एथिक्स यहाँ पे मेंटेन करके रखने हैं। ये कैपिटल मार्केट और स्टॉक मार्केट का मेन फंक्शन होता है। सर इन्वेस्ट हो गया, अब ई के साथ लास्ट में इसको कवर कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इन्वेस्टी, ई मतलब इक्विटी एंड डेट ट्रेडिंग। आपको भी पता होना चाहिए शेयर्स और डेट की सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी जो है, यानी ये लॉन्ग टर्म चीज़ें होती हैं, ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। तो इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा डीलिंग कहाँ होगी सर, ऑफ कोर्स कैपिटल मार्केट के अंदर। तो इन चीज़ों का आपका सबसे पहला रोल, यानी कैपिटल मार्केट का जो सबसे पहला फंक्शन है, सबसे ज़रूरी फंक्शन है, वो क्या हो जाएगा, इक्विटी एंड डेट की ट्रेडिंग को मेंटेन करना और उसको हेल्प, मतलब उसकी ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के साथ उसको मेंटेन करके रखना। दैट्स इट, डन है। फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट या स्टॉक मार्केट, दोनों में मैंने सिमिलर पॉइंट्स आपको बता दिए। दोनों अलग अलग क्वेश्चन वैसे आ नहीं सकते, वैसे कल चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर आ जाते हैं तो आप फाइनेंशियल वर्ड को याद रख लेना, उसके फंक्शंस भी बीच में लिख सकते हो उन वर्ड्स के साथ। आपको मैंने बताया हुआ है क्या फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल क्या है, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है ना, चलिए
अब इसके बाद एक टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट कवर होता है कि मार्केटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए क्या करते हो। मैं एक की पॉइंट्स दे देता हूँ यहाँ पे। आप अंडर राइटर्स के ज़रिए, अंडर राइटर्स कौन होते हैं? अगर आपके शेयर्स कहीं पे कंपनी अगर इशू कर रही है शेयर्स, उनके पास एक लिमिट होती है कि उनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए, और कई बार मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाती, यानी पब्लिक उनके इतने शेयर्स नहीं खरीद पाती जिसके साथ उनकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी हो सके। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन को मेंटेन करने के लिए या कई बार मिनिमम सब्सक्रिप्शन को पूरा करने के लिए अंडर राइटर्स एक ऐसे पर्सन होते हैं जो कंपनी की मदद करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उनका मेन काम होता है कि जितने के भी वो शेयर्स लेंगे या जितने का भी बीच बीच में वो मतलब परचेस करेंगे, उसके बदले वो अपना एक क्या लेने वाले हैं, कमीशन भी चार्ज करने वाले हैं। तो इस तरीके से भी आपकी जो सिक्योरिटीज़ है वो क्या हो जाती हैं, इशू की जाती हैं। नंबर 2 आता है प्रोस्पेक्टस। तो ये तो आप समझ ही सकते हो, इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट जो पब्लिक को इनवाइट करता है कि भाई साहब आइए और इस कंपनी के शेयर्स को खरीद के ले जाइए और हमें पैसा दीजिए। नेक्स्ट आता है पब्लिसिटी। तो ये बहुत सिंपल सा वे है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी शेयर्स को बाहर मतलब मीडिया के ज़रिए या कैंपिंग के ज़रिए आप क्या कर सकते हो, लोगों तक अपने कंपनीज़ के बारे में अप्रोच कर सकते हो और उनको कह सकते हो कि हमारे कंपनीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करिए, आपको ज़्यादा रिटर्न्स फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एज यू नो वेरी वेल एक सिंपल सा मीडिया है जिसके थ्रू आप अपने शेयर्स को क्या कर सकते हो, एक मीडिया वे में लेकर जा सकते हो, यानी कि आप इन्वेस्टर्स तक इजी असेसेबल वे में आप उनको कह सकते हो कि आप अब देखोगे कि अब आपके सारे जो शेयर्स हैं वो डीमैट फॉर्म में जा चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो इसमें काफ़ी रोल लेने वाले हैं। ठीक है। देयर आफ्टर आता है क्रेडिट रेटिंग और प्राइवेट प्लेसमेंट। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल देती हैं, क्योंकि जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो किसके ज़रिए किस किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ की, यानी हम सिक्योरिटीज़ को कैसे आगे बेचने में मदद कर सकते हैं, इशू करने में मदद कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्रेडिट रेटिंग कहती है कि अगर हम आपको ज़्यादा क्रेडिट रेटिंग दे देंगे तो उससे ज़्यादा बढ़िया इंपैक्ट पड़ेगा लोगों के ऊपर, यानी इन्वेस्टर्स के ऊपर, कि वो आपके कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो ज़्यादा अच्छी क्रेडिट रेटिंग का मतलब ही क्या है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी आपकी मदद करती हैं कि अच्छी क्रेडिट रेटिंग ले लीजिए, आपकी कंपनी में पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश की जाएगी। एंड द लास्ट वन इज प्राइवेट प्लेसमेंट। जैसे प्रोस्पेक्टस जो होता है वो पब्लिक कंपनी इशू करती है, पर प्राइवेट कंपनी को ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, लेकिन इसीलिए उनको कहा गया है कि आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो, यानी आप कभी कभार अपने सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट करके, यानी ये कह सकते हो कि हमने शेयर्स इशू करने हैं, आप हमारे शेयर्स को खरीद लीजिए। तो कई बार कुछ प्राइवेट प्लेसमेंट्स के तरीके भी उनके पास होते हैं जिनके ज़रिए हम अपनी कंपनीज के शेयर्स को मार्केट करने की कोशिश करते हैं, यानी मार्केटिंग इशू करने की कोशिश करते हैं। डन है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने मैराथन के ज़रिए भी कुछ पॉइंट्स और बताए हुए हैं। मैंने बेसिक्स आपको यहाँ पे और एक्स्ट्रा पॉइंट्स के ज़रिए कवर किया है। कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मैंने मैराथन में कवर किए हैं वो भी बीच में आएंगे, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरफुली। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो मैंने इसके अंदर ऐड आउट करे हैं। ठीक है, दैट्स इट। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है, ये जो इशुएंस वर्ड है ये बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आरबीआई के थे वही सेबी के साथ साथ रिलेट करते हैं पॉइंट। ये आप एक बार देख लेना कि नई मार्केट यानी नए इशू के लिए, यानी आईपीओ के लिए आपको सेबी ने क्या गाइडलाइंस दी है, उसको भी मैंने लर्न करने का तरीका यहाँ पे आपको दे दिया है, जिसका याद करने का तरीका क्या है, इशुएंस। इशुएंस का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना। एस का मतलब है सिक्योरिटी और लिस्टिंग के रिक्वायरमेंट्स के ध्यान रखना। एस का मतलब है सब्सक्रिप्शन प्रोसेस क्या होनी चाहिए। यू का मतलब है अंडर राइटिंग मैकेनिज्म। ए का मतलब क्या है सर, अलॉटमेंट एंड रिफंड की प्रोसेस। एन का मतलब है नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी मतलब कौन कौन सी, स्टॉक एक्सचेंजेस इसमें कवर हो जाते हैं, मर्चेंट बैंकर्स इसमें आ जाते हैं, तो नोडल एजेंसी उनको कहा जाता है। और सी का मतलब क्या होता है सर, कंप्लायंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट। और ई का मतलब क्या होता है सर, इलिजिबिलिटी और इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यू कैन से दैट इशुएंस आपको याद रखना है, अगर आपको आईपीओ इशू करना है और सेबी की गाइडलाइंस को मानना है तो आपको क्या वर्ड याद रखना पड़ेगा, इशुएंस, बस। हाँ जी। तो अब देखिए, अब फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं अब जाऊँगा सीरियसली, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो इसके बाद। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि सबसे पहले अगर आपको याद रखना है कि फाइनेंशियल सर्विसेज की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज की ज़रूरतें क्या हैं, तो आपको याद क्या रखना है, फास्ट मनी।
क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत फास्टली काम कर रहा है आज के टाइम में। आप देखोगे कि हर जगह फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंच चुकी हैं। तो आप इन चीज़ों से आप याद रख सकते हो कि फास्ट मनी अगर आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आप फाइनेंशियल सर्विसेज को जल्दी से जल्दी याद कर सकते हो और समझ सकते हो कि फाइनेंशियल सर्विसेज फास्ट मनी कैसे प्रोवाइड करता है, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग, अकाउंटिंग मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मेजर्स, ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग, मोबाइल एक्सेसिबिलिटी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, कस्टमर सपोर्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेल्थ क्रिएशन। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं फास्ट मनी के जरिए कि आप फाइनेंशियल सर्विसेज को कहाँ ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, यानी फाइनेंशियल सर्विसेज की जो ज़रूरत है वो कहाँ होती है। तो आपको बस क्या याद रखना है, फास्ट मनी में ज़रूरत होती है। फास्ट मनी मतलब फाइनेंशियल प्लान करने में, अकाउंट्स को मैनेज करने में, सिक्योरिटी मेजर्स के लिए, ट्रांजैक्शंस को ट्रैकिंग करने के लिए, मोबाइल की असेसिबिलिटी यानी मोबाइल को इजी असेस करने के लिए, राइट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी पर्पस के लिए, कस्टमर को सपोर्ट देने के लिए, इकोनॉमी में ग्रोथ करने के लिए, एंड द लास्ट वन इज हमारी वेल्थ में बढ़ावा करने के लिए, यानी वेल्थ को क्रिएट करने के लिए। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए जो फाइनेंशियल सर्विसेज की ज़रूरतें होती हैं। लेकिन अब पॉइंट आता है सर फाइनेंशियल सर्विसेज होती क्या क्या है। तो आपने दो पार्ट्स में उसे बांटा हुआ है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। तो सर सिंपल सा मीनिंग बताता हूँ, ट्रेडिशनल को ट्रेडिशन की फुल फॉर्म बना दो और मॉडर्न को मॉडर्न की बना दो। क्या बात है सर। ट्रेडिशनल की फुल फॉर्म क्या होती है सर? ट्रेडिशनल मतलब ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विस। सबसे पहले ट्रेडिशनल बैंक की सर्विसेज, यानी ट्रेडिशनल के अंदर क्या आता है, बैंकिंग सर्विसेज आती हैं। आर से क्या मतलब रखोगे, रिटेल बैंकिंग की सर्विसेज। ए से मतलब आता है एसेट को मैनेज करने वाली सर्विसेज। डी से मतलब होता है डेट फाइनेंसिंग। उसके बाद आता है आई। आई का मतलब है इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्विसेज। टी से मतलब आता है ट्रस्ट से रिलेटेड सर्विसेज। आई से मतलब आता है इन्वेस्टमेंट के मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, राइट। देन ओ यानी ओवर द काउंटर, यानी OTCI जो आपने पढ़ा हुआ है। एंड द एन मीन्स NBFC। तो सर क्या मतलब निकल के आया कि ट्रेडिशनल की फुल फॉर्म याद रख लो, आपको ट्रेडिशनल सर्विसेज हो जाएंगी। सर ट्रेडिशनल की फुल फॉर्म एक बार मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। टी फॉर क्या था? टी फॉर था ट्रेडिशनल बैंक की सर्विसेज। आर से रिटेल बैंकिंग, ए से एसेट मैनेजमेंट, TRA, डी मतलब डेट फाइनेंसिंग, आई मतलब इंश्योरेंस सर्विस, टी का मतलब था ट्रस्ट प्लानिंग की वगैरह या ट्रस्ट सर्विसेज आप कह सकते हो। देन उसके बाद आता है ट्रेडिशनल, TIONAL। आई मतलब क्या था, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सर्विसेज। ओ मतलब ओवर द काउंटर ट्रेडिंग, यानी OTCI वाला जो आप कर रहे हो, दैट इज। एंड द लास्ट वन इज सर एन, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। तो कुल मिला के आपका ट्रेडिशनल वर्ड से क्या हो गया, ट्रेडिशनल सर्विसेज डन हो गई। अब उसके बाद सर था मॉडर्न। मॉडर्न की फुल फॉर्म क्या है? एम से मोबाइल बैंकिंग की सर्विसेज, ओ से ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज, डी से डिजिटल सर्विसेज, उसके बाद एक मिनट, उसके बाद था इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सर्विसेज। देन उसके बाद रोबोट एडवाइजरीज, यानी रोबो सर्विसेज आप समझते हो, रोबोट एडवाइजरीज इसका मतलब होता है कि आज के टाइम में सारा AI फंक्शन हो चुका है। AI फंक्शन मतलब समझते हो, यानी आज के टाइम में आप क्या कर रहे हो, बहुत से ऐसे AI सिस्टम आ चुके हैं जिनके थ्रू अपना काम और आपकी सर्विसेज जो है वो इजी वे में हो पा रही हैं। एंड द लास्ट वन इज पीर टू पीर लैंडिंग। पीर टू पीर लैंडिंग मतलब आप समझ सकते हो डायरेक्ट लैंडिंग और बोरविंग सर्विसेज बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द फाइनेंशियल इंटरमीडियरी भी आज के टाइम में पॉसिबल हो रहा है। तो आज के टाइम में क्या क्या सर्विसेज आ रही हैं, दैट इज मॉडर्न। मॉडर्न की फुल फॉर्म क्या कहती है सर? दैट इज मोबाइल बैंक की सर्विसेज। ओ का मतलब था ऑनलाइन सर्विसेज, डी का मतलब है डिजिटल सर्विसेज, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, आर का मतलब है रोबो एडवाइजरीज जिसको हम AI भी कह सकते हैं, एंड एन का मतलब है पीर टू पीर लैंडिंग, राइट। तो कुल मिला के आपके पास क्या हो चुका है, यहाँ पे ट्रेडिशनल और मॉडर्न सर्विसेज का सिस्टम भी डन हो चुका है। अब सर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आने लग गई कि सर प्लेयर्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विस क्या होते हैं। अरे कुछ भी नहीं है, जितने सारे चैप्टर्स आप आगे पढ़ोगे वो सारे प्लेयर्स ही होते हैं। क्या मतलब सर? मतलब ये कि अगर आप हायर परचेज का चैप्टर कर रहे हो तो हायर परचेजर आपका फाइनेंशियल सर्विस का प्लेयर बन गया, क्रेडिट रेटर बन गया, लीज फाइनेंसर बन गया, फैक्टरिंग के अंदर फैक्टर बन गया। बैंक्स तो नॉर्मली होते ही हैं, बैंक्स मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होंगे बीच में, यस सर वो भी हैं। म्यूचुअल फंड का चैप्टर कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड्स भी इसके सर्विसेज के मेन पार्ट्स माने जाते हैं। आपके पास ALM जो है यानी एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, वो भी इसका पार्ट माना जाता है। इसके अलावा सर मर्चेंट बैंकर का चैप्टर आता है, वो भी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जितने चैप्टर्स हैं उनके नाम याद रख लो और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं बस उनको एक दो याद रख लो, आपका काम हो जाएगा, प्लेयर्स के अंदर आपका सारा टाइम कवर हो जाएगा।
डन। इसको याद करने वाले बच्चे गलत कर रहे हैं, इनको सिर्फ समझना था और बस लिखना था बस। तो इनके नाम आपको बस मतलब इनके मीनिंग्स को आपको बार बार नहीं पढ़ना है, इनके आगे मीनिंग्स हर चैप्टर में कवर होने ही वाले हैं, तो इस वजह से आपको ज़्यादा इसको याद नहीं करना है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज़ चैलेंजेस। तो चैलेंजेस के लिए आपकी बहुत ईजी मैंने शॉर्ट फॉर्म बना के दे दी। अब आपको चैलेंजेस वर्ड से ही लिंक्ड करना है सारी चीज़ों को, यानी FS चैलेंजेस। FS मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज के चैलेंजेस। तो फाइनेंशियल सर्विसेज के चैलेंजेस की फुल फॉर्म क्या कहती है सर? FS यानी फ्रॉड रिस्क सबसे पहले रहता है आज के टाइम में। आपको पता है पेमेंट का फ्रॉड, यानी ऑब्वियस सी बात है, इसमें अगर मोबाइल सर्विसेज आती हैं, डिजिटल सर्विसेज आती हैं, तो वहाँ पे सबसे पहला खतरा कौन सा है? फ्रॉड रिस्क का, यानी F। तो एस का मतलब क्या था सर? सिक्योरिटी। अब अगर फ्रॉड है तो सिक्योरिटी का रिस्क भी रहेगा, यानी सिक्योरिटी कंसर्न्स आपको एक चैलेंज बना के रखना पड़ेगा कि सिक्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे। उसके बाद अब आते हैं चैलेंज के ऊपर। सर चैलेंज की फुल फॉर्म क्या कहती है? सी मतलब कंप्लाइंस। कंप्लाइंस मतलब आप समझ ही देते हो कि हर चीज़ जिसमें भी हम जा रहे हैं वहाँ पे एक रेगुलेटरी एक्टिविटी होती है, उनको हमने मतलब उनकी कंप्लाइंस हमें बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद आता है एच। एच से चलो मैंने ज़्यादा सोचा था कि कोई वर्ड बन जाए लेकिन नहीं बना, तो ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी आप याद रख सकते हो, एक अलग सा टॉपिक है, बस कुछ नहीं। देन उसके बाद आता है असेसिबिलिटी इशू। ए से असेसिबिलिटी इशू आ गए। अब डबल एल चैलेंज, डबल एल, डबल एल क्या कहता है? दैट इज लिक्विडिटी को मैनेज करना और लिटिगेशन रिस्क। लिटिगेशन रिस्क मतलब क्या होता है सर? लिटिगेशन रिस्क का मतलब होता है कि लीगल चैलेंज आपके पास आ गए हैं, यानी कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो गई है जिनकी वजह से आपको मतलब आप जिस रेगुलेटरी मार्केट में काम कर रहे हो ना, आपको किसी और की वजह से आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड लिटिगेशंस। ओके। देन उसके बाद आता है इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी। ई से क्या आ गया? चैलेंज, LE। तो LE मतलब इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी, यानी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। कुछ इकोनॉमिक चेंजेस आते रहते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आपके पास चैलेंज बनकर सामने आती है। देन उसके बाद आता है N, यानी न्यू कॉम्पिटिटर्स। ऑब्वियस ही बात है, फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे कॉम्पिटिटर्स तो हर बार आपके सामने आते ही रहेंगे, और वो भी नए नए, क्योंकि आज के टाइम में AI आ चुका है, तो वो भी एक नया कॉम्पिटिटर है एक आज की फील्ड में। देन उसके बाद ग्लोबल चैलेंजेस, राइट। तो जब भी आप फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करोगे तो हर फील्ड में ग्लोबल प्रायोरिटी आज के टाइम में है, तो ग्लोबल चैलेंजेस भी आपका मेन रोल माना जाएगा। देन उसके बाद एथिकल डिलेमा। एथिकल मतलब एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप एथिक्स को फॉलो नहीं करते हो तो आप कहीं ना कहीं किसी कस्टमर के ट्रस्ट को ब्रेक कर रहे हो, तो वो चीज़ को मैनेज करने के लिए भी आपको एथिकली सारा काम करना पड़ेगा। उसका डिलेमा आपके अंदर रहता ही रहता है कि कहीं पे कोई एथिक्स ब्रेक ना हो जाए, कस्टमर का सपोर्ट टूट ना जाए। तो ये आपके कुछ चैलेंजेस हैं जिनको मैंने शॉर्ट वे में जल्दी बताने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, मैंने कोई मीनिंग यहाँ पे कवर नहीं करना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जस्ट आई हैव टू कवर द मेन लर्निंग ट्रिक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली टू लर्न द टॉपिक्स। तो सबसे पहले मर्चेंट बैंकर है। तो मर्चेंट बैंकर का सबसे पहले बच्चों को ये आता है सर सारे फंक्शंस मिक्स हो जाते हैं। अरे मिक्स नहीं करने का है, आपको याद रखना है। जैसे FS फाइनेंशियल सर्विस था ना, तो वैसे ही अब मैंने इसको MB से जोड़ दिया। अब MB, अब फंक्शन की फुल फॉर्म याद रख लो सर। सर ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं। अरे फाइनेंशियल मार्केट का यूनिट अलग से याद करो और फाइनेंशियल सर्विस का अलग से याद करो, मिक्स मत करो इनको। जब आप दोनों यूनिट को एक साथ करने की कोशिश करोगे ना, तो फिर मिक्स हो जाओगे। आप एक बार कह दो कि ये मेरी शॉर्ट फॉर्म्स है फाइनेंशियल मार्केट की और ये मेरी शॉर्ट फॉर्म्स है फाइनेंशियल सर्विसेज की, हो जाएगा अपने आप। तो अब याद रखो MB फंक्शन। MB फंक्शन क्या कहता है सर? सबसे पहले आता है मैनेज करना पब्लिक इशू को। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है मर्चेंट बैंकर का कि पब्लिक इश्यूज को मैनेज करना है। उसके बाद B से वो बायबैक के मतलब शेयर्स को बायबैक करने में भी मदद करता है, क्योंकि इसके पास बहुत से ऐसे फंक्शंस होते हैं जो ये डन करता है। तो ऑफ कोर्स, तो शेयर्स को बायबैक करने का काम अगर कंपनी चाहे तो वो कई बार खुद नहीं करती, वो मर्चेंट बैंकर के जरिए करवाती है, इस वजह से इसमें ये भी काम आता है। F की बात करूँ तो फंड मैनेजमेंट, फंड को कैसे मैनेज करना है वो भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, यानी म्यूचुअल फंड्स अगर आप समझते हो तो वो भी इसमें कवर होते हैं। देन उसके बाद U से अंडर राइटर, मैं आपको पहले चुका हूँ U से ज़्यादातर अंडर राइटर का वर्ड ही कवर होता है। अंडर राइटर सर्विसेज भी मैनेज जो मर्चेंट बैंकर है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। देन उसके बाद आता है N, नेगोशिएशन विद अथॉरिटी। तो मर्चेंट बैंकर का जो काम होता है ना, वो क्लाइंट की मदद करना होता है। तो कई बार ये क्लाइंट के बिहाफ पर अपनी अथॉरिटी और रेगुलेशंस के बेसिस पे कुछ क्या करते हैं, नेगोशिएशंस भी करते हैं।
ठीक है। देन उसके बाद सी से आता है कॉर्पोरेट एडवाइज़र। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कंपनी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या करते हैं, उनको एडवाइस देते हैं बहुत सारी फील्ड के थ्रू, मतलब बहुत सारी फील्ड के बारे में। देन उसके बाद आता है टी। टी का मतलब है टेक ओवर मैनेजमेंट। अब सर ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो मर्चेंट बैंकर होते हैं ना, वो एक कंपनी को एक्वायर करने में भी मदद करते हैं, दूसरी कंपनी को एक कंपनी के अंदर एक्वायर करने में। या यू कैन से दैट कि अगर किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करना है तो उसमें कौन सी लीगल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, कैसे एक कंपनी की मदद करनी है उसको टेक ओवर करने के लिए, उसको मतलब जो कंपनी उस दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, तो जो कंपनी टेक ओवर करना चाहती है उस कंपनी की कैसे मदद करनी है, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा मर्चेंट बैंकर। इस तरीके से ION, दैट इज इश्यू मैनेजमेंट। आई से क्या हो गया? इश्यू मैनेजमेंट। ओ से हो गया ऑफशोर एक्टिविटी। सर ऑफशोर एक्टिविटी का मतलब होता है कई बार इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर भी इसका मेन रोल होता है, यानी इंटरनेशनल बेसिस पे, या फिर कह लो जहाँ पे भी हमारा मेन बिजनेस है उस जगह छोड़कर कहीं और एक्टिविटीज़ में भी हमारा जो इम्पोर्टेंट रोल अगर हमें प्ले करना है तो वो किसके ज़रिए हो सकता है? मर्चेंट बैंकर के ज़रिए। इन शॉर्ट, इंटरनेशनली भी अगर आप कोई अपना रोल प्ले करना चाहते हो तो वो मर्चेंट बैंकर के ज़रिए आप कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज़ नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटी, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट काउंसलिंग की बात कर लो, या फिर कह लो किसी फंड्स को हैंडलिंग कैसे करना है उसकी बात कर लो, तो ये सब काम जो है वो भी मर्चेंट बैंकर करता है। तो दिस इज़ द मेन, यू कैन से दैट कि MB फंक्शन की फुल फॉर्म क्या बनेगी, आप यहाँ पे लर्न करके उसके फंक्शंस को लिख सकते हो। क्लियर है? अब मर्चेंट बैंकर रोल क्या क्या करता है सर, ये वैसे तो मैं अगर बता दूं तो ये बिल्कुल सेम है ऊपर वाले टॉपिक से, लेकिन फिर भी आप इनकी फुल फॉर्म याद रख लेना। जैसे MB फंक्शन की फुल फॉर्म उसके फंक्शंस को कवर करेगा, ऐसे ही MB उसके रोल को कवर करेगा। मतलब MB रोल्स जो है वो उसकी क्या फिल आउट करेगा, उसके रोल को कवर करेगा। तो MB तो आप वही लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, उसमें कोई गलत नहीं है, आप वही लिख के आ सकते हो जो ऊपर लिखा था। बस इसमें रोल की फुल फॉर्म याद रख लेना कि इसका रोल क्या होता है, रेगुलेटरी कंप्लायंस के साथ अपने आपकी कंपनी को रखना है उसने। ठीक है। उसके बाद O से ऑफशोर एक्टिविटी जो हम ऊपर कर चुके हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दिस इज टू मच सेम, राइट। देन उसके बाद आता है L का मतलब होता है लाइसिंग विद अथॉरिटी, यानी एक तरीके से लिंक विद अथॉरिटी, आप इसे लिंक भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है। एंड ई का मतलब होता है एक्सपर्टाइज इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कई बार कंपनीज या किसी भी पर्सन को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना नहीं आता, तो कई बार मर्चेंट बैंकर्स क्या होते हैं, उनका एज अ की रोल प्ले करते हैं कि आपने इसके कैसे इस्तेमाल करना है ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से यूज़ कर सको और बेनिफिट कमा सको। यानी ये जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं ये एक एक्सपर्टाइज का काम करते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के थ्रू। ठीक है। चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फैक्टरिंग कवर हो जाता है। तो फैक्टरिंग के अंदर क्या करेंगे सर? फैक्टरिंग के अंदर सबसे पहले आती है फैक्टरिंग की प्रोसेस। तो फैक्टरिंग के प्रोसेस को याद करना कोई मुश्किल काम नहीं था ये वैसे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर आपको याद करना है तो फैक्ट प्रो याद रख लेना। फैक्ट की प्रो यानी फैक्ट की प्रोसेस, यानी फैक्टर की प्रोसेस का मतलब क्या है? फैक्ट प्रो। तो फैक्ट प्रो क्या करता है? सबसे पहले फाइनेंसिंग एग्रीमेंट किया जाता है, देन उसके बाद इनवॉइसेस। अब देखो फैक्टरिंग होता क्या है, यानी कई बार सप्लायर और बायर, अब देखो सप्लायर चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी पैसे ले ले, अब वो ये भी चाहता है कि उसका कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, और कस्टमर ये चाहता है कि उसको ज़्यादा से एडवांस मिले ताकि वो गुड्स तो ले ले लेकिन पैसे बाद में दे दे। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए सप्लायर चाहता है कि मुझे पैसा जल्दी मिले, पर वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए हमेशा उसको ये होता है कि वो उसको एडवांस भी उसके अकॉर्डिंगली दे दे। तो कई बार सप्लायर को जल्दी पैसे के नीड में वो क्या करता है, एक फैक्टर का रोल, मतलब फैक्टर को पैसा, मतलब फैक्टर को अपने बिल दे देता है, और फैक्टर क्या करता है, एक इंटरमीडियरी है बायर और सप्लायर के बीच में, जो सप्लायर को अपने बिहाफ पे पैसे दे देता है कि आप जितने भी आप मुझे इन्वॉइसेस दोगे मैं उसके बदले आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन कुछ रिजर्व और कमीशन काटूंगा बीच में से, और उसके बाद मेरी सिरदर्दी है कि मैं बायर से कैसे पैसे कलेक्ट करूंगा। या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपको जल्दी से पैसा लेकर आने की गारंटी भी दे रहा हो। तो कुछ भी सर्विसेज होती है, इन शॉर्ट ये इंटरमीडियरी होता है जो सप्लायर को गारंटी देता है कि हम आपको बायर के बदले पैसे दे देंगे और बायर से हम ले लेंगे, लेकिन उसके बदले जैसे आपने 1 लाख के इन्वॉइस मतलब 10 लाख के इन्वॉइसेस दिए हैं, हम आपको 9 लाख रुपए देंगे, 1 लाख रुपए हमारे रिजर्व या फिर आप कह सकते हो हमारा जो कमीशन है वो यहाँ पे रखा जाएगा। तो इस वजह से आप कह सकते हो फैक्टर एक की रोल प्ले करता है। इसकी प्रोसेस क्या है? एग्रीमेंट करना है सबसे पहले इसने,
फिर उसके बाद इसको इन्वॉइसेस दिए जाते हैं। इन्वॉइसेस के बाद ये क्रेडिट की इवैल्यूएशन की जाती है, यानी अगर हम बात करें क्रेडिट वर्थीनेस देखी जाती है, क्योंकि ये ऐसे तो नहीं कहेगा ना कि मैं बायर से पैसे ले लूँगा और आपको दे देता हूँ। तो सप्लायर को पैसे देने से पहले ये बायर की क्या देखेगा, क्रेडिट वर्थीनेस, कि क्या बायर सच में मुझे पैसे दे देगा अगर मैं सप्लायर को दे देता हूँ तो, राइट। उसके बाद ट्रांसैक्शन की वेरिफिकेशन करेगा कि जो भी मुझे बिल दिए जा रहे हैं क्या वो सच में हुए भी हैं, क्या वो सारे के सारे बिल हुए हैं कि नहीं हुए। उसके बाद पेमेंट एडवांस में, अब ऑब्वियस सी बात है एडवांस में पेमेंट है तो ऑब्वियसली वो हो जाएगा सिस्टम, यानी अब वो एक्चुअली में उसको पेमेंट दे देगा। एंड देन आता है रिसीवेबल कलेक्शन। रिसीवेबल कलेक्शन का मतलब क्या होता है, अब वो कस्टमर के पास जाएगा और बाकी के बिल्स के पैसे इकट्ठा करेगा, वो जैसे मर्जी करे, अब सप्लायर को कोई लेना देना बीच में नहीं होता। एंड द लास्ट वन इज आउटस्टैंडिंग बैलेंस सेटलमेंट। और अब अगर उसके बावजूद भी कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा हुआ है तो वो उसकी सेटलमेंट लास्ट में करता है, बस। तो आपको क्या याद रखना है, फैक्ट प्रो याद रखना है, और फैक्ट प्रो के जरिए आपकी जो फैक्टरिंग प्रोसेस है वो आपको याद हो जाएगी। और वैसे भी इसके स्टेप इतने ईजी हैं तो कि इसको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा आपको। नेक्स्ट आपके पास आता है फैक्टरिंग के फंक्शंस। तो फैक्टरिंग के फंक्शंस की जब हम बात करते हैं, या फिर अगर मैं आपको एक इजी वे में कहूँ तो फैक्टर की नीड क्या होती है या फैक्टरिंग क्यों ज़रूरी है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए मैंने आपको एक राइम दे दिया, दैट इज़ फैक्टर नीड। तो फैक्टर की नीड को बस आपको याद रखना है, उसके ऑटोमेटिकली आपके फंक्शंस बन जाएंगे। फैक्टर की नीड को आपको याद रखना है, ऑटोमेटिकली आपके क्या बन जाएंगे, फंक्शंस बन जाएंगे। तो फैक्टर यानी सबसे पहले एफ यानी फंड इन्फ्यूज़न। फंड इन्फ्यूज़न का मतलब होता है कि बिजनेस में फंड्स की कमी ना होने देना। तो ये एक प्ले रोल है ना, कि बिजनेस में यानी सप्लायर को कभी भी ज़रूरत है तो उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता है, राइट। नंबर 2 आता है फैक्टर। फैक्टर मतलब एफ फंड इन्फ्यूज़न, ए का मतलब है एक्सलरेटेड कैश फ्लो, तो कभी भी कैश फ्लो को कम नहीं होने देता, तो ये भी इसमें मेन पॉइंट आ गया। सी का मतलब है क्रेडिट रिस्क। अब मैं पहले बता चुका हूँ कि कई बार कस्टमर पैसे दे या ना दे इसका रिस्क सप्लायर के पास होता है, लेकिन जब फैक्टर आ जाता है बीच में तो वो रिस्क किसके पास चला जाता है, दैट इज फैक्टर के पास। तो इसीलिए इसका मेन रोल क्या होता है, क्रेडिट रिस्क को मैनेज करवाता है ये सप्लायर के बेसिस पे। देन उसके बाद आता है टाइम सेव। अब सप्लायर को जल्दी पैसा चाहिए तो उसका टाइम सेव करने में भी मदद करता है, राइट। देन आता है फैक्टर ओ। ओ का मतलब क्या है, ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन। दिस इज वेरी फेमिलियर पॉइंट, यू नो वेरी वेल। देन आता है आर। आर का मतलब होता है बैड डेट। अब मैं पहले बता देता हूँ कि जैसे आपका रिस्क ऊपर क्या था, क्रेडिट रिस्क, तो सिमिलरली बैड डेट का भी एक रिस्क यहीं पे रहता है कि कहीं पे मेरे पैसे डूब ना जाए। सप्लायर को हमेशा ये रहता है कि कस्टमर पता नहीं बाद में मैं एडवांस दे दूँ और 3 महीने बाद उसके पास पैसे रहे या ना रहे, या मेरे पैसे डूब ना जाएं, या फिर वो आके ये ना कह दे कि मैं पैसे दे नहीं सकता। तो इस रिस्क को ख़त्म करने के लिए अगर फैक्टर बीच में आ जाए तो ये रिस्क सप्लायर की तरफ से ख़त्म हो जाता है। यानी इन शॉर्ट फैक्टर एक मेन रोल प्ले करता है बैड रिस्क को मैनेज करने में, यानी बैड डेट को मैनेज करने में और उसको कम करने में, ठीक है। तो फैक्टर फुल फॉर्म आ चुकी है। अब फैक्टर की नीड यानी नीड की फुल फॉर्म क्या है, तो फैक्टर नीड यानी एन मतलब है नॉन रिकोर्स प्रोटेक्शन। नॉन रिकोर्स प्रोटेक्शन होता है कि अगर कभी भी बैड डेट को छोड़ो, बैड डेट तो कई बार किसी रीज़न से होते हैं ना, लेकिन किसी वजह से अगर कस्टमर मना कर दे, या फिर यू कैन से दैट कि कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाए, वैसे ये बैड डेट से रिलेटेड है, आप इसको पॉइंट को सेम कर सकते हो। ये मैंने शायद गलती से लिख दिया वैसे, लेकिन मेरे ख्याल से यू कैन से दैट इसको सेम लिख लो। वैसे मेरा पॉइंट ये कहने वाला था कि अगर बैड डेट कहीं पे किसी वजह से होता है तो कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो नेचुरल प्रॉब्लम से भी होते हैं। तो नेचुरली अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है किसी भी वजह से, जिससे कस्टमर के फंडिंग प्रॉब्लम हो जाती है, या कस्टमर उस चीज़ को ना दे पाए, या कस्टमर की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे आप फैक्टर से पैसा ले चुके हो, तो इस वजह से फैक्टर वहाँ पे भी खुद बियर करेगा उस लॉस को, वो सप्लायर को नहीं देगा। तो ये एक तरह का पॉइंट मैं लिखना चाहता था, लेकिन ये सिमिलर होगा, कोई बात नहीं। देन उसके बाद आता है ई यानी ग्रोथ को एनहांस करना, एज यू नो वेरी वेल। देन उसके बाद अनदर ई दैट इज एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट। एंड द लास्ट वन इज डी दैट इज डेट रिडक्शन। तो डेट को कैसे रिड्यूस करना है, डेट मतलब होता है उधार, उधार को कैसे कम करवाना है, उधार की फैसिलिटी को कैसे बढ़ाना है। फैक्टर एक की रोल प्ले करता है इसके अंदर, यानी कि सप्लायर को एडवांसेस जो है वो देने में मतलब प्रॉब्लम नहीं होती विद द हेल्प ऑफ फैक्टर, ये भी इसमें लिखा गया है। तो कुल मिला के फैक्टर की नीड के ज़रिए आप ये समझ सकते हो कि फैक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है और फैक्टर के मेन काम क्या होते हैं। डन। तो बस अब मैं आपको यही कहूँगा कि मोस्ट प्रोबेबली मैंने सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है।
अब इसके बाद जो आपके म्यूचुअल फंड के और एक्सचेंज ट्रेडिंग के बचे हुए हैं उसको मैं यही कहूँगा कि आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी समझाने वाली बात ऑलरेडी आपको मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, तो प्लीज़ वहाँ से एक बार कर लीजिएगा, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी अदरवाइज़। ये 2 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न करने की ट्रिक्स मैं एक बार बता देता हूँ कि अगर आप एक्सचेंज ट्रेड फंड्स कैसे वर्क करते हैं तो आपको बस यहाँ पे क्या याद रखना है, ETF का मैजिक। ETF का मैजिक आपको क्या याद दिलाएगा, ETF की वर्किंग के बारे में। तो ETF मैजिक आप क्या करने में मदद करता है, आपकी ETF की वर्किंग करने में मदद करता है। कुल मिला के आप इसकी फुल फॉर्म के ज़रिए क्या समझ सकते हो कि शेयर्स को क्रिएट करना है, ट्रेड करना है, देन उसके बाद फंड मैनेजर की बात आती है, एंड मैजिक की फुल फॉर्म क्या है, मार्केट प्राइस, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, गोल ट्रैकिंग, इंडेक्स रेप्लिकेशन एंड रिडेम्पशन प्रोसेस या क्रिएशन प्रोसेस। तो कुल मिला के आप ETF मैजिक के ज़रिए ETF की वर्किंग कर सकते हो और इसको समझ सकते हो। क्लियर है? देर आफ्टर अगर आपको ETF को बैलेंस करना है, सर इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये है कि आपको अगर ETF की बैलेंस की फुल फॉर्म याद रह जाती है देन यू कैन से दैट आप इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की ओर ध्यान दे सकते हो। यानी आपको सिर्फ याद क्या रखना है, ETF को बैलेंस करना। तो ETF को बैलेंस करने का मतलब ये हुआ कि हम एडवांटेज भी ले रहे हैं, हम डिसएडवांटेज भी ले रहे हैं। तो बस बैलेंस की फुल फॉर्म याद रख लो, ETF के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको ऑटोमेटिकली डन हो जाएंगे। मैं 2 मिनट यहाँ पे देख सकते हो आप, E से एफिशिएंसी, T से ट्रांसपेरेंसी एंड F से फ्लेक्सिबिलिटी, ये आपके मेन एडवांटेज हो गए। अब बैलेंस, B का मतलब है ब्रॉड मार्केट, मार्केट को बड़ा बनाता है। A से असेस करवाने में मदद करता है बहुत सारी स्ट्रेटजीज के साथ। और उसके बाद अब आते हैं बैलेंस, L से शुरू हो जाते हैं इसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में सबसे पहले लिक्विडिटी रिस्क रहता है, आर्बिट्रेज बहुत मुश्किल होता है, नेट एसेट वैल्यू, ऑफ कोर्स नेट एसेट वैल्यू के ऊपर ही नेट एसेट वैल्यू वर्सेस मार्केट प्राइस, तो ये एक जो मेन सिस्टम बनाना होता है बीच में वो बहुत मुश्किल होता है। देन उसके बाद सी का मतलब होता है कंसेंट्रेशन रिस्क। कंसेंट्रेशन रिस्क का मतलब होता है कि इन्वेस्टर्स के ऊपर कैसे ध्यान दिया जाए, इन्वेस्टर्स की नीड को कैसे पूरा किया जाए और इन्वेस्टर्स के रिटर्न को कैसे इंक्रीज किया जाए अपने रिस्क को कम करके, ये होता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज एक्सपेंस रेशो। कोई भी आप ट्रेड फंड करोगे या म्यूचुअल फंड करोगे तो वहाँ पे फीस और चार्जेस की वजह से क्या होता है, आपका एक्सपेंस रेशो ज़्यादा ही बन जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। ये था आपका ETF और अब बचता है आपका म्यूचुअल फंड। तो उसमें अब यहाँ पे बस मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ क्लिक ऑन इट। आपका जो म्यूचुअल फंड है वो क्यों ज़रूरी है, उसके लिए आपको बस याद रखना है कि म्यूचुअल फंड रीज़न यानी MF रीज़न। तो रीज़न की फुल फॉर्म आपको याद आ जाएगी ऑटोमेटिकली, तो आपके रीजंस कवर हो जाएंगे। एंड द लास्ट वन इज़ म्यूचुअल फंड प्रॉब्लम। तो म्यूचुअल फंड में यानी MF प्रॉब्लम। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चे कह रहे हैं सर ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे हम, कुछ कन्फ्यूज़ नहीं होने वाला। जिस टॉपिक के बारे में एग्जामिनर ने पूछा उसी टॉपिक्स की आप क्या कर रहे हो, फुल फॉर्म बना रहे हो। कोई एक दूसरे से मिक्स नहीं होने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अब देखो फैक्टर की नीड, तो फैक्टर के फंक्शन, अब फंक्शन की जो फुल फॉर्म है वो मैंने किसी और टॉपिक में भी आपको बताई है। तो बच्चे कहेंगे सर फंक्शन फंक्शन ऐसे सेम सेम हो जाएगा, कुछ सेम नहीं होने वाला। ध्यान से देखो कि अगर मैंने फाइनेंशियल मार्केट में फंक्शन की फुल फॉर्म बताई है तो जब आपने किसी और टॉपिक के फंक्शन करने हैं तो मैंने उस टॉपिक में उस चीज़ में फंक्शन की फुल फॉर्म नहीं बनाई, वो किसी और तरीके से आपको बना के दी है ताकि आप मिसमैच ना कर जाओ। तो इस वजह से बस आपको 2-4 बार रिपीट करना है इस चीज़ को, अदरवाइज हो जाएगा। तो बस यही चीज़ है। आई होप आपको ये मदद करेगी वीडियो। बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करने में, और मैं यही कहूँगा कि अगर म्यूचुअल फंड रह गया है तो एक बार अच्छे से देख लो इसको, और यहाँ तो मेरी बुक से देख लो एक बार, अदरवाइज़ एक बार दोबारा वीडियो सुन लो या फिर मैंने मैराथन्स डाले हैं वहाँ से सुन लो। बहुत से तरीके हैं, बहुत से समझने में वे आपको ईजी आ गए होंगे कि आप इसे कैसे कर सकते हो और समझ सकते हो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है, और आपकी जो ये करने वाली ट्रिक है अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा ताकि बहुत से बच्चे इससे मदद ले सके और कल का एग्ज़ाम अच्छे से कर सके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।